वेलकम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोलिंग में एनालाइजिंग मतलब हम किस तरह से कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है वो सब हमने पढ़ा था। अब हम वापस से एक बार एनालाइजिंग डेविएशन को रिवाइज करके आज के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एनालाइज डेविएशन में क्या हो रहा है, जो डेविएशन आई है, जो डिफरेंस आया है, हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके हमें ये पता चला कि माइनर डेविएशन है तो हम खुद ही उसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता चला कि वो हमसे सॉल्व नहीं होगा, हमारे कंट्रोल के बाहर है, तब हम क्या करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसमें उसको बुलाएंगे, उसके नॉलेज में बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी डेविएशन है। और जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की लेवल तक की डेविएशन हो जाती है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड में बहुत बार आता है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सीयूईटी में पूछा जा सके। सबसे पहला होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट, देखो क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब अगर हम समझें तो ये कुछ हम बोलते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन है, इस पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब इसको कुछ भी हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सब जिस पे ध्यान देना अभी बहुत ज़रूरी है, वो हो जाता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सबसे पहला क्या होता है, जैसे डेविएशन है वैसे ये देखा जाता है क्या ये की एरियाज हैं। की एरिया समझाती हूँ। की एरियाज का मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर इग्नोर किया ना तो बहुत मिस्टेक हो सकती है। जैसे हम अपने एग्जाम में बोलते हैं, जब हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि यार इस टॉपिक में से ना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर कोई डेविएशन आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उन की एरियाज पे फोकस करेंगे कि क्या इस जगह पे कोई गलतियां हैं, ये इसमें तो कोई डेविएशंस नहीं है, तो उसको एनालाइज करना, वो क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये फोकस करता है कुछ की एरियाज पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। अगर यहाँ पे कोई डेविएशन होती है तो उसको सॉल्व करना अर्जेंटली बेसिस पे ज़रूरी होता है। की एरिया वो होता है जिसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ सकता है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि हाँ अगर इस जगह पे कोई डेविएशन हो रही है ना तो उसको तुरंत ठीक करो। ठीक है, ये हो गया हमारा की एरियाज। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको एक केस स्टडी दे दी गई, ठीक है, उस केस स्टडी में लिखा है कि डेविएशंस हो रहे हैं। अब वो डेविएशंस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये डेविएशंस हो रहे थे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसमें आया, टॉप लेवल मैनेजमेंट का नाम है क्वेश्चन में, साथ में लिखा है अर्जेंट बेसिस पे हमें उस एरियाज को चेक करना पड़ेगा। तो जब ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। तो आपको क्या होगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे आपको वो कीवर्ड्स पहचानने हैं कि हाँ ये वर्ड्स मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ा था कि डेविएशन है, डेविएशन के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट का हाथ है, ये की एरियाज में है, इस पे अर्जेंट ज़रूरत है देखने की, अर्जेंट इस मैटर पे देखने की ज़रूरत है, वो सब पढ़ लिया तो हमें पता चल गया क्या कि ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का एक टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद दूसरा क्या आता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है, हो सकता है देखो अगर एक ही मैनेजर होगा वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा तो क्या वो सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। आप एक ही दिन में एक ही घंटे में 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, आपको एक भी ढंग से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो अगर मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो डेविएशन हो सकता है कि सिर्फ मैनेजर हैंडल कर पाए, जो स्मॉल और माइनर डेविएशंस होते हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है, मैनेजर उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेगा, लेकिन जो मेजर डेविएशंस होते हैं उस पर टाइम वेस्ट करेगा। मतलब क्या है कि देखो डेविएशंस हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो हमेशा ये ध्यान रख के बनाया जाता है कि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो डेविएशन होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा 90% होते हैं। ठीक है, अब कुछ डेविएशन बहुत छोटे होते हैं। अब मैनेजर ने, सोचो एक एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर ने उन छोटे डेविएशन पे ध्यान दिया, उस पर ध्यान देते देते एक बड़ा डेविएशन था जो उससे छूट गया, बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, वो हो गई गलती। अब देखो मैनेजर ने क्या, छोटे के चक्कर में बड़ा लॉस कर दिया,
तो वही मैनेजर को नहीं करना। मैनेजर ये ना सोचे कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँ, ये 90% नहीं 100% एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने जो बनाया है प्लान उसके अकॉर्डिंग 100% काम होना चाहिए। उसके चक्कर में अगर मैनेजर रहेगा तो वो काम ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है जिस पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी एफर्ट लगेगा। अगर हम छोटे छोटे डेविएशन पे एनर्जी वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ना कोई बड़ी गलती हो जाए, ठीक है। तो हमें जो एक मैनेजर है उसको सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहिए जो मेजर डेविएशंस हैं, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे डेविएशंस पे टाइम एनर्जी वेस्ट करेगा तो उतना टाइम भी नहीं है उसके पास। तो हो सकता है ना जब हम किसी बड़ी डेविएशन को कवर कर रहे हैं छोटे डेविएशन ऑलरेडी कवर हो जाए, ठीक है। तो यही बोला गया है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कि एक मैनेजर के हाथ में वो सब कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ी चीज़ों पे ध्यान दे। अगर बड़े डेविएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, छोटी प्रॉब्लम उसमें ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में बोला जाता है आप पूरे चैप्टर में बड़ी चीज़ों पे फोकस करो, जब आपका उस पर फोकस है छोटी चीज़ें कवर हो जाए। अभी भी CUET में आपको क्या कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया जा रहा है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है, तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट पता होगा तो चीज़ें क्लियर कर लोगे। अगर यहाँ आपको बोला जाए कि आप एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ के आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, आपको कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ वहाँ पे क्या करो लाइन पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो छोटे छोटे लाइन्स में चीज़ें लिखी हैं वो ऑलरेडी आपको पता चलनी जाएंगी। तो यही होता है जब आप बड़े डेविएशन पे देखते हो तो छोटे डेविएशन ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, आप उस पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट ना करो। क्लियर है। अब है टेकिंग करेक्टिव मेजर। ये किसके पहले था, एनालाइजिंग, पहले इसके पहले क्या था, एनालाइजिंग डेविएशन। हमने डेविएशन एनालाइज किए। अब डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि अब जो डेविएशन है उसको ठीक कैसे करना है। टेकिंग करेक्टिव मेजर, कंपैरिजन पे जो डेविएशन पता चला उसको ठीक करना हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। उसको ठीक करने से पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए रीज़न क्या है। हमें रीज़न पता चला एनालाइज करने के बाद, और रीज़न पता करने के बाद हमने कोशिश क्या की कि हम उस डेविएशन को किस तरह से ख़त्म करें, किस तरह से अपने कंट्रोल में ला सकें, उसको ठीक कैसे किया जा सके ताकि फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर में अब ऐसा तो नहीं है ना कि डेविएशन एक बार वो दोबारा नहीं हो सकता, तो फ्यूचर में किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए उस डेविएशन को अभी ख़त्म कर देना, ठीक है। उसके बाद फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक क्या होता है, एक तरह से हाँ रिपोर्ट देना कि हमें क्या क्या रहा, एक मेजर बताना। एक बार करेक्टिव मेजर ले लिया तो फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है। फीडबैक रिपोर्ट में क्या होता है, ये रीजन था डेविएशन का, इसको किस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। और वो आगे आने वाले के लिए भी बताते हैं, आने वाले मैनेजर्स को, कि आप अगर ये करोगे ना तो आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो हो सकता है एक प्रॉब्लम थी, उसको पहली बार में सॉल्व करने में 1 घंटा लग गया, दूसरी बारी में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने 1 घंटा थोड़ा ना लगेगा। इसने जो फीडबैक बनाया है उसके बेसिस पे दूसरा पर्सन उसको आधे घंटे में सॉल्व कर सकता है। तो फीडबैक एक बेस की तरह काम करता है जो नेक्स्ट ईयर में, ताकि नेक्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड को बनाते टाइम उसको देखा जा सके। अब देखो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब है कि हमने जो प्लान किया था, प्लान कम था एक्चुअल ज़्यादा हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। प्लान हमने किया था 100, ये हमारा 110 हो गया, तो इस डेविएशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में हमें क्या करने की ज़रूरत है ये बताओ। हाँ, आगे टाइम जो हम प्लान बनाएंगे उसको और ज़्यादा बढ़ा के बनाने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करने की। नेगेटिव हमने बनाया था 100 और एक्चुअल हो गया उससे कम, तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या करना है, हम अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लेके आएंगे, हम उसको स्टैंडर्ड तक लाने के लिए करेक्ट मेजर लेंगे कि किस तरह से हमारा जो डेविएशन नीचे जा रहा है, जो हमारा प्लान आउटपुट था वो कम हो गया, उसको किस तरह से ठीक किया जा सके, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, जब हम प्लान बनाते हैं, एक मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग से ही हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब प्लानिंग, जैसे हमने प्लान बनाया वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट हो गया। प्लानिंग में हम प्लान बना रहे हैं कि क्या है, क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है,
ठीक है, वो गोल को अचीव करना है, उस अचीव करने के लिए हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। टारगेट सेट करना वो हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद फिर हमने उसको काम किया, हमने स्टाफिंग वगैरह सब कुछ किया, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में सब कुछ किया। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग और हमारा प्लानिंग दोनों सप्लीमेंट एक दूसरे के लिए। प्लानिंग तभी एफिशिएंट और इफेक्टिव बन पाएगा जब कंट्रोलिंग सही से हो पाएगी। ठीक है, हमने प्लान बनाया, वो अचीवेबल था, अचीव किया जा सकता था, लेकिन हमने सही से कंट्रोलिंग नहीं की, तो वो प्लान बनाना वेस्ट चला गया। ठीक है, हम कंट्रोल सही से कर पा रहे हैं लेकिन प्लान ही गलत बना था। मतलब प्लान ने उतना अच्छा प्लान नहीं बना था जितना बनना चाहिए था। प्लानिंग का स्टैंडर्ड और ज़्यादा हाई होना चाहिए था, तो इससे कंट्रोलिंग तो सही होगी लेकिन प्लानिंग में कहीं ना कहीं फेल हो गए आप। प्लान आपने और अच्छा बनाया होता, ऑर्गेनाइजेशन का गोल और अच्छे से अचीव हो पाता। हो सकता है हम ज़्यादा आउटपुट बनाते हैं, आपने प्लान अच्छा बनाया होता। आपने प्लान ही किया कि हमें 2 चैप्टर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते गए। अगर प्लान ये होता कि 3 चैप्टर करने हैं तो हम स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत करते। ठीक है, तो यही है कि जब प्लान अच्छा होगा कंट्रोलिंग सही हो पाएगी। अगर प्लान अच्छा है कंट्रोलिंग भी अच्छी है। प्लान भी सही बनाया हमने, अचीवेबल था ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले साल जो हुआ था उसको हमने ध्यान में रख के आगे जो होने वाला है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको ध्यान रख के प्लान बनाया। अब ऐसा भी है ना, जैसे इस साल इलेक्शंस हैं। ठीक है, अब इलेक्शंस में हमें नहीं पता कौन जीत जाएगा। अब जरूरी नहीं है ना हर साल इलेक्शन में पहले से फोरकास्ट करके बैठे कि हाँ ये लीडर जीत जाएगी, तो वो नहीं होता। अब इलेक्शंस के बाद हो सकता, या फिर हर साल बजट आता है, अब बजट में क्या हो रहा है हमें पहले से नहीं पता, क्या पता बजट में कोई पॉलिसी चेंज हो जाए। हर टाइम लॉ चेंज होती रहती है, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो जब हम प्लान बनाते हैं ना तो हम आने वाले चेंजेस को ध्यान में रख के प्लान बनाते हैं। तो हो सकता है हमने जब प्लान बनाया हमने इन्वायरमेंटल चेंजेस को ध्यान में ही नहीं रखा, तो प्लान सही नहीं बन पाएगा। और जब हम काम कर रहे थे तब वो बहुत सारे डेविएशन इस वजह से आए क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हो गया। हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या हो सकता है लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, सोशल कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उन्होंने कोई नई पॉलिसी लेके आई, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई, तो उन सब की वजह से कंट्रोलिंग सही से नहीं हो पाई, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल स्टेप होता है वो होता है प्लान बनाना। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब अगर प्लान सही बनाया तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है आधा अचीव हो गया प्लान सही बनते ही, क्योंकि फिर प्लान बन गया, काम उसी के बेसिस पे होगा। तो जब भी प्लान बनाया जाता है तभी भी इन्वायरमेंट चेंज को ध्यान में रख के प्लान बनाया जाता है। ठीक है, अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों कैसे कनेक्टेड है? सबसे पहला, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि प्लानिंग सिर्फ तभी अच्छे से, देखो दोनों जो है ना हमारे प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट है। प्लानिंग तभी यूजफुल है जब कंट्रोलिंग फंक्शन सही है। मतलब ये जो हमारा प्लानिंग है ये इस पे डिपेंड है, जो कंट्रोलिंग है ये इस पे डिपेंड है। ठीक, इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग तभी यूजफुल होगा जब कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाएगा। कंट्रोलिंग स्टार्ट ही तभी होता है जैसे ही नया प्लान खत्म हो रहा है तभी तो कंट्रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग हमारा प्लानिंग पे बनाया जाता है। कंट्रोलिंग तब तक हो ही नहीं पाएगा जब तक कुछ प्लान ही नहीं है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं या जो हम टारगेट सेट करते हैं, अगर टारगेट ही नहीं है तो हम क्या देखेंगे कि हमने वो काम किया है कि नहीं किया? फिर तो ठीक है ना, जितना पढ़ा आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे इस वीक में कितने चैप्टर खत्म करने हैं, तो जितने खत्म कर लिए वो सही है ना, फिर तो कुछ है नहीं, जितने खत्म कर लिए सही है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, है ना। लेकिन जब हमने सेट किया होगा तभी तो हम कर सकते हैं ना कि कितना किया कि नहीं किया। तो जब तक हमारा प्लानिंग ही नहीं है तब तक ऑर्गेनाइजेशन में जो हुआ वो सही है, जितने यूनिट बनाए उतने सही है। लेकिन अगर हमने प्लान किया कि नहीं हमने इतने बनाए थे पिछले साल, इस साल इतने बनाने हैं, इतने स्टाफ है हमारे पास, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस में प्लान ही नहीं करेगी तो वो किस बेसिस पे डिफरेंस को कंपेयर करेगी? यहाँ पे लिखा है ना टू कंपेयर एक्चुअल विद, वो एक्चुअल को कंपेयर ही किससे करेगी? स्टैंडर्ड नहीं होगा तो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम खुद को देखें कि मैंने इतने चैप्टर किए ही नहीं किए, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए?
प्लानिंग बनाना पड़ेगा ना, प्लानिंग प्रोसेस को पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कंट्रोलिंग के प्लान बना दिया तो वो यूजलेस है। मैंने प्लान बना दिया कि मैं इस वीक के लास्ट में 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगी। अब वीक खत्म हो गया, मैंने 2 ही किए हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, मैंने कुछ देखा ही नहीं ना कि मैंने किया क्या है। प्लान तो भाई कुछ भी बना लो कि हाँ इस महीने ताजमहल खरीद लेंगे, भाई उसको बनाने से पहले पैसे भी तो होने चाहिए। भाई ताजमहल तो खैर हम खरीद ही नहीं सकते। मैंने सोचा कि हाँ नोएडा में मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगी, भैया बिना पैसे के सोच रहे सोच लो। तो कंट्रोलिंग, जब तक आपने कंट्रोल ही नहीं किया तब तक प्लान तो कुछ भी बनाओ, ठीक है कि हाँ भाई हम कर रहे हैं सीयूईटी, हम आईएएस का पेपर कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करती है और उसको एक्चुअल से अगर कंपेयर ही नहीं किया तो हम कैसे, किस तरह से, कोई प्लान का काम ही नहीं है ना। प्लान का तो काम ही तभी होगा ना जब हमें पता चलेगा कि हमने प्लान को अचीव किया है कि नहीं किया। जब मेरा प्लान ही नहीं था कि सीयूईटी में इस कॉलेज में जाना है, तो जो कॉलेज मिल गया अच्छी बात है ना। जब हमारा प्लान था कि नहीं हमने इतना पढ़ा यहाँ जाएंगे, फिर तब देखेंगे ना उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। जब कोई प्लान ही नहीं था, ठीक है ना, सीयूईटी दे दिया आया है पेपर, इतने पेपर तो दे ही रहे हैं, ये भी दे देते हैं, हो गया, नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज तो है ही। तो जो बंदा ये सब सोच ही रहा है वो क्या ही कर लेगा, उसका तो जॉब उसने पढ़ा बहुत है उसके लिए, ठीक है। प्लान परफॉर्मेंस देखो, प्लान हमारा जो प्लान भी बनाया जाता है, जो पिछला प्लान था उसके एग्जिस्टिंग प्लान से ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा ना बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो कंट्रोलिंग असेंशियल है ताकि हम प्लान्स को पहले से ही प्री डिटरमाइन कर सके। अब देखो हमने प्लान बनाया, प्लान बना के हमने उसको कंट्रोल किया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए पता चल गया ना कि हाँ और कैसे प्लान बनाया जा सकता है, बेटर प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोल क्या है, मीनिंगलेस, एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। मतलब हम क्या चीज को कंट्रोल करेंगे, प्लान ही नहीं है तो कंट्रोल क्या, फिर तो जो किया सो किया, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल ही नहीं है तो प्लान क्या, उसका मतलब भी जो किया सो किया। अब दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि ये हमें फ्यूचर के बारे में प्लान बता रहा है, क्योंकि ये प्लान कर रहा है फ्यूचर पे जो कि फोरकास्ट कंडीशंस पे है। हम कितना अच्छा फोरकास्ट कर पा रहे हैं। अब फोरकास्ट में क्या आ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाती है और कंपेयर करती है प्री डिटरमाइंड, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उससे कंपेयर करती है। तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड, ठीक है। अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि जो प्लान है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया जाता है, तो पिछला सोचा, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि इसका एम क्या है कि हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, ठीक कर सके। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो अभी हमने स्टैंडर्ड सेट किया है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इसके लिए कंट्रोलिंग भी एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। इसका बेसिक एम क्या है, फ्यूचर के परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्यूचर में होंगे उनको पास्ट एक्सपीरियंस से देख के कंसिडरेशन में लाना है। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। प्रिस्क्रिप्टिंग मतलब प्रिस्क्राइब होता है ना, कोई चीज़ प्रिस्क्राइब्ड होती है, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें लिख के दी ये दवाई खानी है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। जैसे प्लानिंग प्रोसेस क्या करती है, फर्म को प्रिस्क्राइब करती है, क्या प्रिस्क्राइब करती है, क्या क्या करना है। हम बीमार हुए, डॉक्टर ने हमें क्या प्रिस्क्राइब किया, ये खाना, ये नहीं खाना, ये दवाइयाँ खानी है, वो प्रिस्क्रिप्शन मिल गई। प्लानिंग प्रोसेस कोर्स ऑफ एक्शन कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के अचीव करने के लिए हमें क्या करना है वही तो बताती है। प्लानिंग ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दे दी, ये करो ये ना करो, डॉक्टर ने हमें बोला ये खा सकते हो ये नहीं खा सकते और साथ में ये दवाई खाओगे। प्लानिंग ने बोला ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ठीक है। अब कंट्रोलिंग इवेल्युएट करती है, इवेल्युएटिंग मतलब चेक करना, क्या चेक करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस अपने गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन एक इवेल्युएटिंग प्रोसेस है, इवेल्युएशन कर रही है। आपका जो टेस्ट होता है
उसमें आपको इवेल्युएट किया जा रहा है ना, आपका इवेल्युएशन हो रहा है कि आप ठीक टेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, अगर डेविएशन है तो कहाँ है। हो सकता है अगर आपके जितने आपने मार्क्स सोचे थे अगर उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे, तो वो सब क्या हो गया, इवेल्युएशन करना, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं से स्टार्ट होता है जहां प्लानिंग खत्म हो गया, क्योंकि प्लान हमने बनाया, उस प्लान के बेसिस पे तो परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंट्रोलिंग का खत्म हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक सीपीसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। हमें इन सब के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हमें रिलेशनशिप, अब आपको पता है रिलेशनशिप का क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये पता है ना प्रिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएटिव क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है, तो वो क्वेश्चन बना के देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने प्लान बनाया, वो प्लान बनाते हुए फोरकास्ट कर रहा है, आगे की सोच रहा है, साथ में उसने पिछले साल की स्ट्रेटेजी को चेक किया, तो पता चल गया प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोल करते हुए वो फ्यूचर की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, साथ के साथ वो पिछला जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है बैकवर्ड लुकिंग भी है, उसमें लिखा है, हमने टिक कर दिया। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको इस तरीके से इन सब का आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं।